हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंधु में। आप सभी को हमने बताया था कि हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की है जिसमें बिहार के सभी ज़िलों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जिसमें देखिए तो सबसे पहला ज़िला कौन सा है, तो सबसे पहला ज़िला के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, वो है पटना। जो कि पटना के बारे में आप जानते हैं कि पटना क्या है, बिहार की राजधानी है। ठीक है, तो पटना देखिए, पटना का जिला मुख्यालय भी पटना में ही है। पटना की जनसंख्या देख लीजिए जनगणना के अनुसार कितना है, तो 58,38,465 है। लिंगानुपात इसका देखिए तो 897 है। साक्षरता दर देख लीजिए 70.68 है। ठीक है, बाकी इसका याद रखने वाला योग्य जो बात है ये है कि एक जिला एक उत्पाद के तहत बताइए, है ना, पूछा जाएगा कि एक जिला एक उत्पाद के तहत पटना में क्या किया गया। तो पटना में देखिए बेकरी का उत्पाद, पीतल धातु शिल्प, है ना, पटना टिकुली पेंटिंग, ये सभी चीज़ जो है पटना जिला का एक जिला एक उत्पाद के तहत आता है। अब हम लोग शुरू करते हैं पटना के बारे में। तो पटना जिले का मुख्यालय हो गया पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, पटना देखिए तो इसको हम लोग प्राचीन टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। इसका पहले पाटलिपुत्रा नाम था, कुसुमपुर नाम था, तो प्राची नाम था। तो बिहार क्या है, पटना क्या है, एक प्राचीन नगर है, प्राचीन शहर है। और ये कहाँ बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है जी। और देखिएगा तो ये गंगा नदी के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है ना। गंगा नदी ऐसे करके इधर से जाती है और इसके दक्षिणी छोर पर जो है गंगा जो है पटना आपका बसा हुआ है। ठीक है, पटना जिला का क्षेत्रफल देखिए कितना है, तो 3202 वर्ग किलोमीटर यानी 3202 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व इसका देखिएगा तो 1823 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या के आधार पर ये जो पटना है, ये बिहार का सबसे बड़ा जिला है। यानी सबसे बड़ा जिला कौन, पटना। किसके आधार पे, पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे, ये आपको याद रखना है। पटना जिला का देखिएगा तो शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है, तो 43.07% इसका अनुपात है पटना जिला का। ठीक है, बिहार में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का अनुपात पटना जिला में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि पूछ सकता है ये बात। इस जिले में देखिए 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है। बाकी पटना जिले में देखिएगा तो बहुत सारी नदी हैं, जैसे गंगा है, सोन है, पुनपुन है, ये सभी नदियाँ पटना की प्रमुख नदियाँ हैं। इस जिला में देखिए तो पुरानी ताल मिट्टी पाई जाती है। और ताल से आपको याद रखना है कि ताल में दाल, है ना, क्या याद रखेंगे, ताल में दाल, यानी ताल मिट्टी में दाल सबसे ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा दाल का उपज पटना में होता है, ये आपको याद रख लेना है, ताल से दाल। प्रमुख उद्योग देखिए चीनी है, बिस्किट है, बल्ब है, ट्रैक्टर, सिंदूर, पटाखा, जूता, कांच, बहुत सारी चीज़ हैं। इन सभी चीज़ों का उद्योग है पटना में। पटना जिले का अगर मुख्य फसल पूछा जाएगा तो मुख्य फसल क्या है, तो ये हो जाएगा धान, है ना। मुख्य फसल क्या हो जाएगा जी, तो मुख्य फसल हो जाएगा धान, है ना। क्या हो जाएगा, धान हो जाएगा। ठीक है, और सब देखिएगा तो 1/3 क्षेत्रफल पर ये धान उपजाया जाता है। ठीक है, बाकी इसके बाद देखिए आगे देखते हैं, तो हमने आपको बताया भी था कि इसमें दाल भी होता है, गेहूँ भी होता है ना, मक्का भी होता है। और दाल हमको क्या बताए, दाल का फसल पटना में बोया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा दाल कहाँ, पटना में। क्यों, पटना में स्टूडेंट रहते हैं, दाल भात चोखा खाते हैं सभी, इसीलिए, है ना। यहाँ से भी याद रख लेंगे। पटना जिले में देखिए तो कुल वन क्षेत्र कितना है, तो पटना जिले का कुल वन क्षेत्र है 28.03 वर्ग किलोमीटर, जो कि भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 0.88% है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, स्मारक वास्तुकला की बात करते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं अगम कुआं की, जो कि अगम कुआं के बारे में आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे, गए भी होंगे, देखे भी होंगे। वहाँ पर अशोक द्वारा निर्मित एक कुआं है। उस कुआं के बारे में एक कहानी है कि कहा जाता है कि अशोक जो है अपने 99 भाइयों को मारकर उसी कुएं में डाल दिया था, है ना। तो ये देखिए मौर्य वंश के शासक अशोक के काल का गहरा कुआं है, गुलजारबाग स्टेशन के पास है। और यहाँ पे देखिए शीतला माता मंदिर भी स्थित है, उसी के अंदर में ग्राउंड में ये कुआं है। मैं गई भी हूँ, मैं भी देखी हूँ। इसके चलते कुम्हरार पे चलते हैं, तो कुम्हरार में देखिए आपको क्या मिलेगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल बना हुआ है लकड़ी का, वो उसका अवशेष मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, तो यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच बने भवनों का 4 स्तरों में खुदाई हुआ है ना। और हमने बताया कि लकड़ी के महल का यहाँ पर क्या मिला है, अवशेष मिला है। बाद में देखिएगा तो पत्थरों का भी बना हुआ कुछ अवशेष, स्तंभ वगैरह का भी अवशेष मिला है। बेगू हजाम का मस्जिद, तो बेगू हजाम के मस्जिद के बारे में क्या जानते हैं,
कि ये देखिए 1489 में बंगाल के शासक अलाउद्दीन शाह द्वारा निर्मित किया गया सबसे पुरानी मस्जिद है ना। अब देखिए इस सब टाइप का क्वेश्चन जो है वो बीपीएससी पूछने लगा है। पिछली बार पूछा भी था कि पटना वुमेंस कॉलेज की जो स्थापना है वो किस मिशनरीज के तहत हुई है। तो उसी तरह से आपको पूछ देगा बेगु हज्जाम का मस्जिद किसके द्वारा निर्मित है, तो अलाउद्दीन शाह के द्वारा निर्मित है। और ये सबसे पुराना मंदिर है, सबसे पुराना मस्जिद है ना। कब निर्मित हुआ है, तो 1489 ईस्वी में निर्मित हुआ है। फिर देखिए शेरशाह का मस्जिद, ये भी 1540 से 45 के बीच में शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है और अफगान शैली में बना हुआ ये मस्जिद है। ठीक है, पटना में देखिए तो ये सबसे बड़ी मस्जिद है अफगान शैली में बनी हुई। पादरी की हवेली देखिए, तो पादरी की हवेली ईसाई मिशनरियों के द्वारा 1713 में स्थापित किया गया। सेंट मेरी चर्च पटना सिटी के पास है और वहाँ के निवासियों ने इसको पादरी का हवेली नाम दिया और ये पादरी की हवेली नाम से क्या हो गया, तो विख्यात हो गया। इसके बाद देखिएगा तो 1772 में कलकत्ता से आए इटालियन वास्तुकार तिरेतो, यानी क्या नाम है, तिरेतो के द्वारा वर्तमान रूप में इसको क्या किया गया, बनाया गया। तो ये भी पूछ सकता है कि पादरी की हवेली को किसने बनाया है वर्तमान स्वरूप में, तो तिरेतो बनाया है, जो कि कलकत्ता से आया था, इटालियन वास्तुकार है। 1948 में देखिएगा तो यहाँ पे मदर टेरेसा भी ट्रेनिंग की थी, नर्सिंग का प्रशिक्षण ली थी और कलकत्ता जाकर पीड़ितों की सेवा जो है वहाँ जाकर करने लगी थी। एक देखिए यहाँ पर है किला हाउस, जिसको जालान हाउस भी बोलते हैं। ये दीवान बहादुर राधाकृष्ण जालान द्वारा शेरशाह के किले के अवशेष पर निर्मित है ना। इस भवन में देखिए हीरा जवाहरात, चीनी पेंटिंग, यूरोपीय कलात्मक वस्तुओं का ये संग्रहालय टाइप का है ना। ये भी पटना में ही स्थित है। पत्थर की मस्जिद देखिए, ये भी पटना में है। ये किसने बनाया, तो ये जहांगीर का बेटा है शाहजहां, उसका बड़ा भाई परवेज है ना, यानी जहांगीर का बड़ा बेटा परवेज, वो इसको निर्मित कराया 1621 में। और ये छोटा सा मस्जिद है, अशोक राजपथ पर आपको मिलेगा, ये सुल्तानगंज में स्थित है। इसको देखिएगा तो सैफ अली खान मस्जिद या चिमनी घाट मस्जिद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैफ अली खान मस्जिद या चिमनी घाट मस्जिद भी बोलते हैं पत्थर की मस्जिद को। फिर देखिए तख्त श्री मंदिर, तख्त श्री हरिमंदिर साहिब, ये सिखों के 10वें गुरु, अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के जन्मस्थली है। 9वां गुरु तेग बहादुर जो है वो पटना में रहने के दौरान ही गुरु गोविंद सिंह जो है यहाँ पर जन्म हुआ था और बचपन में देखिएगा तो कुछ वर्ष वो यहीं पर बिताए थे गुरु गोविंद सिंह। और सिखों के लिए ये हरमंदिर साहब जो है ये 5 प्रमुख तख्तों में से क्या है, एक है। गांधी घाट, गांधी घाट के बारे में देखिए तो गंगा नदी के तट पर बना हुआ ये खूबसूरत गांधी घाट है, जहाँ पर देखिएगा तो बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट घूमने भी जाते हैं। ये महात्मा गांधी की अस्थियां जो है इसी गांधी घाट पर विसर्जित की गई थी। ठीक है, अगला देखिए पटना कॉलेज, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे सवाल पूछा भी जा चुका है। तो कॉलेज का प्रशासकीय भवन जो कि पहला डच कारखाना का हिस्सा था, है ना। पहले क्या था, डच कारखाना का हिस्सा था, जो नेपाल और चीन से व्यापार करने के लिए गंगा के तट पर बनाया गया था। और ये कॉलेज जो है ये देखिए तो अपने आप में क्या है, एक गौरवशाली अतीत है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का भी जुड़ाव है यहाँ पर, इसीलिए ये कॉलेज क्या है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं तो अगला देखिए, अगला है दरभंगा हाउस। दरभंगा हाउस में क्या है, इसको नौलखा भवन भी बोलते हैं। दरभंगा हाउस को क्या बोलते हैं, नौलखा भवन। और इसका निर्माण देखिए दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह करवाए थे। गंगा के तट पर ये स्थित है। पटना विश्वविद्यालय का देखिएगा तो यहाँ पर जो पीजी का विभाग है, स्नातकोत्तर विभाग, उसका कार्यालय है। इसके परिसर में एक काली मंदिर है, जहाँ पर देखिए कि ये राजा जो है जाकर के खुद पूजा किया करता था। और यहाँ पर जाइएगा तो बहुत ही अच्छा काली मंदिर है, मैं गई भी हूँ, मैं भी देखी हूँ। फिर देखिए खुदाबख्श लाइब्रेरी, तो खुदाबख्श लाइब्रेरी के बारे में देखिए अशोक राजपथ पे है। ये जो है 1891 में स्थापित हुआ था खुदाबख्श लाइब्रेरी। और खुदाबख्श पुस्तकालय का शुरुआत कौन किया था, तो मौलवी मोहम्मद बख्श किए थे, जो छपरा के थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा पॉइंट है, याद रखना है कि खुदाबख्श लाइब्रेरी स्थापित कब हुआ, 1891 में। किसने किया, तो मौलवी मोहम्मद बख्श, जो कि छपरा के थे, उन्होंने निजी पुस्तक के संग्रह से हुआ था इस खुदाबख्श लाइब्रेरी की शुरुआत। और भारत सरकार के संसद में देखिएगा तो 1969 में पारित हुआ विधेयक, और इसके द्वारा क्या किया गया, इसको राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया गया। अब देखिए एक बना है अंजुमन इस्लामिया हॉल, है ना, जो कि बहुत पुराना है, लेकिन अभी नया में देखिएगा तो इतना सुंदर बन गया है कि दिखने में बाहर से ही बहुत सुंदर लगता है। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल जो कि बांकीपुर में पटना का देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारे जो बुद्धिमान प्रबुद्ध मुस्लिम है
है ना, शिक्षाविद लोग, विद्वान मुस्लिम लोग, उनके द्वारा देखिए ये 1885 में स्थापित किया गया। और ये केंद्र जो था ये सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का गवाह है। यहाँ से देखिएगा, यहाँ बहुत सारी मीटिंग भी हुई थी। गांधी मैदान, गांधी मैदान के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान इसको देखिए क्या बोला जाता था, पटना लॉन बोला जाता था, बांकीपुर मैदान बोला जाता था। यहाँ पे क्या होता था, जनसभाएं होती थी, सम्मेलन, रैली, सम्मेलन, ये सभी होते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे पुस्तक मेला लगता है। आजकल जो गांधी मैदान की बातें हो रही है, तो आजकल गांधी मैदान क्या बन गया है, सब दिन कुछ ना कुछ देखिएगा कि मेला लगा हुआ रहता है, लोग व्यायाम करने जाते हैं, है ना। इसके अंदर में देखिए, अंदर में बहुत ही गांधी जी की एक मूर्ति बनी हुई है, बहुत ही ऊंची मूर्ति है, जो कि बिहार में क्या भारत में भी सबसे ऊंची मूर्ति है वो। तो इस तरह से देखिए, उसके अगल बगल देखिएगा, इतना सुंदर लगता है देखने में, है ना। फिर गोलघर की बात आती है, तो गोलघर पे चलते हैं। तो 1770 ईस्वी में देखिए कि गोलघर बना। 1770 में क्या हुआ, भयंकर अकाल पड़ा। और जब भयंकर अकाल पड़ा तो क्या हुआ, अनाजों का संग्रहण करना था, भंडारण करना था। तो एक बनाया गया क्या, इमारत, गोलाकार इमारत। और इस गोलाकार इमारत की खासियत क्या थी, तो खासियत थी कि इसमें 1,37,000 टन अनाज का भंडारण किया जा सकता था। और 1786 ईस्वी में देखिएगा तो ये जॉन गास्टिन, नाम याद रखिए, जॉन गास्टिन के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और ये कितना ऊंचा है, 29 मीटर ऊंचा है गोलघर, और पटना शहर का ये प्रतीक चिन्ह बन गया है। अब देखिए गांधी संग्रहालय की बात करते हैं। तो 1947 में डॉक्टर सैयद महमूद, जो कि कौन थे, शिक्षा मंत्री, बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे डॉक्टर सैयद महमूद। ये 1947 में देखिएगा तो सैयद महमूद के घर में महात्मा गांधी रुके थे, और उस घर को अब क्या बना दिया गया, गांधी संग्रहालय बना दिया गया, है ना। यहाँ भी मैं गई हुई हूँ। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल देखिए, ये गुंबदाकार बना हुआ है, सभागार है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, है ना। गांधी मैदान के पास स्थित है, गांधी मैदान के उत्तरी भाग में स्थित है। ये कहाँ स्थित है, गांधी मैदान के उत्तरी भाग में, कारगिल स्मारक के साथ बना हुआ ये भवन है ना। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र देखिए कि ये गांधी मैदान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में बना हुआ है ना, आकाशवाणी केंद्र के साथ ही छज्जू बाग में बना हुआ है। और छज्जू बाग में देखिए तो विज्ञान केंद्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के नाम पर बना, इसलिए इसका नाम रख दिया गया श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र, है ना। यहाँ पे देखिएगा बच्चे लोगों को, किशोर लोगों को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई हैं। महावीर मंदिर कौन नहीं जानता, है ना। पटना का महावीर मंदिर के बारे में, ये हनुमान मंदिर के पटना जंक्शन के ठीक बाहर बना हुआ है। यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे लोग आते हैं पूजा करने के लिए। और देश विभाजन के समय देखिए पंजाब से जो आए थे हिंदू शरणार्थी, उन्हीं के द्वारा ये मंदिर 1987 में बनाया गया था, है ना। इस बात को याद रखिए कि पंजाब से आए हुए जो हिंदू शरणार्थी थे 1987 में, है ना, कब, 1987 में इस मंदिर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। कब निर्माण किए, 1987 में। और न्यू मार्केट में बना हुआ ये मस्जिद जो है, मस्जिद के साथ खड़ा या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जस्ट महावीर मंदिर के बगल में देखिएगा कि एक मस्जिद भी है, ठीक है। पटना संग्रहालय की बात होती है तो पटना संग्रहालय जानते हैं 1917, है ना। 1917 में बना बिहार का पहला संग्रहालय। स्थानीय लोगों में देखिए ये जादूघर के नाम से भी जाना जाता था। इसको क्या बोलते थे, जादूघर, है ना। पटना संग्रहालय को जादूघर बोला जाता था। इसको म्यूजियम में देखिए, म्यूजियम भी नाम दिया गया, म्यूजियम भी बोलते हैं। म्यूजियम में देखिए मौर्य, शक, कुषाण, गुप्त काल का देखिएगा तो बहुत सारी निशानियां हैं, बुद्ध जैन हैं सभी लोगों की, है ना। 20 करोड़ वर्ष पुराना पेड़ का देखिएगा यहाँ 16 मीटर लंबा तना का फॉसिल रखा हुआ है। भगवान बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं, है ना। दीदारगंज में देखिएगा एक मिला हुआ था मूर्ति यक्षिणी की, वो यहाँ पर मिला रखा हुआ है। तो ये सब भी देखने को आपको मिलेगा। फिर देखिए विधानसभा और हाईकोर्ट भवन। तो बंगाल विभाजन के बाद देखिए जो बिहार उड़ीसा की जो संयुक्त राजधानी थी, संयुक्त राजधानी बनने पर पटना में क्या हुआ, तो नए प्रशासनिक और न्यायिक भवनों का निर्माण होता है। और इसमें देखिए तो वास्तुविद कौन होते हैं, I.F. मुनिंग। I.F. मुनिंग के निर्देशन पे ये शुरू हुआ था, है ना। किसके निर्देशन पे शुरू हुआ, तो I.F. मुनिंग के निर्देशन पे शुरू हुआ। और 1916-17, है ना, 1916-17 तक बनकर के ये पूरा हो गया। यानी याद रखना है कि विधानसभा और हाईकोर्ट भवन देखिएगा तो 1916-17 में आकर के क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। किस शैली में बना है, ये भारतीय गोथिक शैली में बना हुआ है ना, भारतीय गोथिक शैली में बना हुआ है। अब देखिए एक है शहीद स्मारक पटना, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, इतिहास में जब पढ़ते हैं तो जानते ही हैं कि 7 छात्र जो है वो शहीद हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे,
है ना। तो बिहार विधानसभा के देखिएगा प्रवेश द्वार पे, मुख्य प्रवेश द्वार के सामने ये बना हुआ स्मारक है, जो कि पटना के स्कूल से देखिए आज़ादी की लड़ाई में जाने वाले 7 शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम देखिएगा विधानसभा भवन के ऊपर क्या किया गया, भारतीय तिरंगा फहराने के प्रयास में ये लोग मारे गए थे। और उन्हीं के याद में बिहार के पहले राज्यपाल जयराम दास दौलत राम ने 15 अगस्त 1947 को इसकी क्या रखी थी, नींव रखी थी, नींव, है ना, नींव रखी थी। प्रख्यात मूर्तिकार श्री देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा देखिएगा तो इस मूर्तियों का निर्माण किया गया, है ना। यहाँ मूर्तिकार का नाम आपको याद रखना है, श्री देवी प्रसाद राय चौधरी, है ना। ये मूर्तियों का निर्माण इटली में बना करके यहाँ लाया गया। ये भी बात याद रखना है कि शहीद स्मारक की जो मूर्तियाँ हैं वो इटली से बना कर लाया गया, कौन, श्री देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा। सदाकत आश्रम, तो देखिए सदाकत आश्रम 3 दिसंबर 1920 को जो गांधी जी हैं वो बिहार में मजहरूल हक, है ना, बिहार रत्न मजहरूल हक द्वारा दी गई भूमि पर क्या बनाए थे, सदाकत आश्रम। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा बनवाया गया था। और इसमें देखिएगा कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ये कर्म भूमि भी है। ये कहाँ पे है, तो पटना में देखिएगा गंगा तट पे बना हुआ है। ठीक है, तारा घर, जिसको कि क्या बोलते हैं हम लोग, तारा घर, है ना, तारा मंडल भी बोलते हैं। तो ये देखिए इंदिरा गांधी विज्ञान परिसर में बना हुआ तारा घर, ये देश में बृहत्तम है। लेकिन अब जो है ये तारा घर देखिएगा तो दरभंगा में सबसे बड़ा बन गया है, बिहार का दूसरा है, लेकिन पटना से बड़ा बना है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तारा घर में तो हिंदी अंग्रेजी में आपको क्या होगा, अंतरिक्ष आधारित कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जानते ही होंगे आप लोग, चिड़ियाघर पटना जू के नाम से प्रसिद्ध है ये। और यहाँ देखिए बेली रोड में स्थित है। और इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। कब खोला गया, 1973 में। और यहाँ पर देखिए तो लगभग अलग अलग प्रजाति के 800 जानवरों के साथ पेड़ पौधे भी बहुत सारे पाए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 19 ये दोनों गुजरते हैं पटना से। कौन कौन सा, 31 और 19 जो है ये दोनों गुजरते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग पटना से। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है यहाँ पर। ठीक है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, इसका संचालन देखिए कि पटना से होता है। तो इस तरह से मैंने पटना में अवस्थित जितने भी चीज़ें हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, है ना। जू के बारे में, सदाकत आश्रम, ताराघर, शहीद स्मारक। और याद देखिए इसमें गहराई की बात है कि शहीद स्मारक के बारे में तो आप पढ़े ही हैं, पटना में है। लेकिन अब क्या आपको पता था कि शहीद स्मारक की जो मूर्तियां हैं वो किसने बनाई, कहाँ से बन के आया, है ना। तो ये सभी बातें भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले ज़िले के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।